नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 23 मार्च को 4 साल पूरे किए। सरकार ने समान नागरिक संहिता और सख्त कानून लागू कर प्रशासनिक दृढ़ता दिखाई। युवाओं को सरकारी नौकरियां और महिलाओं को 30% आरक्षण देकर सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। 4 साल में कई ऐतिहासिक फैसलों से राज्य सरकार की सशक्त पहचान बनी है और प्रदेश भर में जश्न मनाया जा रहा है। चार साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर दो दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। यदि हमको पुष्कर धामी के बारे में कुछ कहना हो तो मैं कह सकता हूं, हमारा धामी यह साधारण धामी नहीं है, बल्कि हमारा धामी यह धाकड़ धामी। और बहनों भाइयों, जब यह पुष्कर जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में क्या किया है, इसको मैं सुन रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकड़ धामी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अब धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया है। और देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने धामी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं और जनता का विश्वास लगातार बढ़ा है। उन्होंने हरिद्वार और हल्द्वानी में हुई जनसभाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उमड़ी भीड़ सरकार के प्रति जनसमर्थन का संकेत है। परिहार ने दावा किया कि सरकार की योजनाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच रहा है और आगामी चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। देखिए, उत्तराखंड में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 4 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और इस 4 वर्षों में जो ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं और उसके एवज में हमने देखा कि जो हमारे हरिद्वार में जनसभा हुई थी और कल ही जो हल्द्वानी में जनसभा हुई थी, उस जनसभा में एक विशाल जनसभा जिसको कहा जा सकता है, उसमें सुदूरवर्ती क्षेत्रों से जिस प्रकार के लोगों का उत्साह था, जोश था, जो सरकार के प्रति समर्थन था, वो देखने लायक था। उनके जोश समर्थन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः इस उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। और धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में हरिद्वार विधायक मदन कौशिक को फिर से मंत्री बनाए जाने पर जसपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। सुभाष चौक पर नारे लगाकर और मिठाई बांटकर जश्न का माहौल बना। वरिष्ठ नेता चौधरी ब्रजवीर सिंह ने इसे पार्टी के लिए गर्व की बात बताई। इस फैसले से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और उमंग देखने को मिला। हर्ष का विषय है कि हमारे उत्तराखंड में 5 मंत्री बनाए गए, हालांकि काफी लेट बनाए गए, और हमारे मदन कौशिक जी जो सीनियर प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और मंत्री भी रहे, तो उन्हें समय से तो भाई मंत्री बना देना चाहिए था, लेकिन फिर भी जसपुर में बहुत बड़ा उल्लास है उनके माननीय मदन कौशिक जी के मंत्री बनने पर। सब लोग खुशी की लहर में डूबे हुए हैं। किच्छा में अंबेडकर चौक पर बंद किए गए हाईवे कट को खोलने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में प्रदर्शन किया। तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में हुए धरने के दौरान नेशनल हाईवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेसियों का आरोप है कि स्थायी मार्ग बनने से दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। विधायक बेहड़ ने चौक को व्यवस्थित कर ट्रैफिक लाइट लगाने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो अप्रैल के पहले सप्ताह में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। खासकर एनएचआई के प्रशासन ने और लोकल प्रशासन के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर यहाँ पर जो चौराहा था
जो आने जाने का द्रऊ से लेकर किच्छा को और किच्छा शहर से द्रऊ रोड पर, या और जो भी लोग कहीं और जाना चाहते थे, क्योंकि ये सड़क जो है उत्तर प्रदेश तक जाती है और ये एक जो है लिंक रोड के रूप में काम करती है, द्रऊ रोड, और इससे लोग बहेड़ी तक उत्तर प्रदेश निकल जाते हैं। हल्द्वानी में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बड़ी जनसभा आयोजित हुई। नेताओं ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए जनता का समर्थन और विश्वास बताया है। सरकार ने सड़क, शिक्षा, रोजगार और कानून व्यवस्था में काम का दावा किया। नेताओं ने कहा कि आगे भी विकास जारी रहेगा और 2027 में फिर सरकार बनेगी। देखिए, उत्तराखंड में दूसरे कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के वरिष्ठतम और केंद्रीय नेतृत्व हमारा पहले देहरादून में और अब हल्द्वानी में आज माननीय राजनाथ सिंह जी सभा करने के लिए आए और उन्होंने अपने भाषण में मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार की पीठ थपथपाई ही नहीं, उनको धुरंधर धामी कह करके संबोधित किया। वहां पर उपस्थित भीड़, भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्साह और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा अपनी सरकार का 4 साल का रिपोर्ट कार्ड जो वहां पर प्रस्तुत हुआ। और बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिरों में अब रील और ब्लॉगिंग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। हेमंत द्विवेदी ने बताया कि बढ़ती भीड़ और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर द्वारा वीडियो बनाने से दर्शन की व्यवस्था प्रभावित हो रही है और श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही थी, जहां सरकार के स्तर पर भी इस दिशा में सहमति बन चुकी है। लगातार आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि इन धामों में लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या हर वर्ष बढ़ रही है और इस वर्ष भी जो है कि यात्रियों की संख्या बढ़ने की पूरी संभावना है। और आप सब जानते हैं कि इन धामों में जो हमारे जो धाम है ये उच्च हिमालय क्षेत्रों में है और वहाँ पर भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बहुत सारी चीजें और बहुत सारी व्यवहारिक रूप जो है दिक्कतें होती हैं। लेकिन आजकल जो यूट्यूबर और ब्लॉगर और जो अपने व्यू बढ़ाने के उस पर जो वहां पर उन व्यवस्थाओं को कुछ खराब करते हैं, मंदिर परिसर के आसपास आके लाइव चलाना, वहां पर तमाम तीर्थयात्री जो होते हैं उनको उसकी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और देहरादून में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सक्रिय हो गया है। ताजभर सिंह जग्गी ने बताया है कि श्रद्धालुओं को शुद्ध व सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 15 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग के साथ जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। यात्रा मार्गों, बाजारों और प्रमुख पड़ाव पर मिलावटखोरों की जो है रोकने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी। साथ ही व्यापारियों के साथ समन्वय कर खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि जो भी यात्रा रूट पे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं या जहां से शुरू होती है यात्रा, उन सभी जगह अपनी टीमें सक्रिय करें और उनमें जहां जहां भी जो भोजन से संबंधित या दवाओं से संबंधित है, एक तो दवाओं की कमियां ना किसी प्रकार से हों और जो भी भोजन है वो भी स्वस्थ लोगों को मिले, उनके स्वास्थ्य के प्रति कोई भी खिलवाड़ ना हो। इसके लिए हमने टीमें अपने अलग अलग जोन बना करके बांटी हुई हैं और इसमें अपने जितने भी डीसी हैं उनको आदेशित किया हुआ कि अपने एरिया में जहाँ जहाँ उनको जोन बांटे गए हैं उनमें सख्त कार्रवाई करें। किसी भी ऐसे जो लोग इनमें मिलावट करते हैं या जो भी गंदगी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों के तहत आयुष विभाग भी सक्रिय हो गया है। विजय कुमार जोगदंडे ने बताया है कि यात्रा के दौरान चारों धामों में आयुर्वेदिक चिकित्सालय और वेलनेस कैंप लगाए जाएंगे। यात्रा मार्गों पर योग और वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे, जहां श्रद्धालुओं को आयुर्वेद का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों पर चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी। साथ ही राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत प्रदेश के हर जनपद में आयुष ग्राम विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत प्रमुख धाम क्षेत्र में
आयुर्वेदिक चिकित्सालय की व्यवस्था की जाएगी और वहाँ पर योग और वेलनेस के संदर्भ में कैंप लगाकर भी वहाँ पर जनता को लाभान्वित करने के लिए तैनातियां की जाएंगी। प्रतिवर्ष व्यवस्थाओं के अनुरूप इस वर्ष भी पूर्व निर्धारित स्थानों पर कैंप तैनात आयोजित किए जाएंगे और चारधाम यात्रा मार्ग पर भी विभिन्न स्थानों पर भी इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि आम जनता जो है यात्रा के दौरान आयुर्वेद और योग का भी आनंद ले सके। उत्तराखंड सरकार रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए नया कदम उठा रही है। टिहरी में 24 अप्रैल से प्रवासी पंचायत का आयोजन किया जाएगा। अब तक हजारों लोग गांव लौटकर स्वरोजगार शुरू कर चुके हैं। इस पहल से लोगों को रोजगार देकर गांव में फिर से रौनक लाने की कोशिश है। प्रवासी पंचायत का देखिए मेन उद्देश्य ये है कि जो लोग पलायन कर गए उनको वापस आने के प्रेरित किया जाए और इन पंचायतों में जो स्थानीय अधिकारी हैं वो भी बैठेंगे। जो हमारे लोग पलायन कर गए हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा और सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे और जो रिवर्स करके और जो लोग आ गए हैं उनसे भी वार्ता कराई जाएगी, उनके भी अनुभव साझे किए जाएंगे जिससे कि ये लोग भी प्रेरित हों और वापस आके अपना गांव में अपना काम करें, अपना स्वरोजगार करें। और नवरात्रि में मां पूर्णागिरी मेले में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रशासन सुरक्षा स्वच्छता को लेकर सख्त निगरानी कर रहा है। भंडारों में सात्विक भोजन और अग्नि सुरक्षा के नियम लागू किए गए हैं। लोगों से सावधानी बरतने और नियमों का पालन करने की अपील की गई है। मेला व्यवस्था के तहत विभिन्न अलग अलग सेक्टर जोन इनमें बटे हुए हैं। हमारे सुरक्षा कर्मी भी हैं, हमारे पुलिस फोर्स है, हमारे कर्मचारी सभी लोग लगे हुए हैं। हमारे सफाई के मामले में अलग अलग जोन सेक्टर इंच में बढ़ते हुए हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो निरंतर सफाई कर रहे हैं। उन पर निगरानी रखने के इसी तरह से जो यातायात आवागमन इन चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए भी हमारा पुलिस बल अलग अलग सारे पर मंदिर से लेकर के नीचे यहाँ का रेलगेट सारा पूरा क्षेत्र रास्ते पर अलग अलग जोन में सारे हमारे फोर्स लगी हुई है और निरंतर निगरानी कर रही है और मेला सतत रूप से बहुत बढ़िया चल रहा है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूं, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना एक मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं,
ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर जिस स्थान पर गया, वहां कम से कम 200 मोर थे, जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की है। आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता कृष्ण अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और कालाबाजारी के विरोध में युवा कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। हेमंत साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में गैस सिलेंडर को माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी और लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि गैस सिलेंडर महंगे होने से आम आदमी की रसोई प्रभावित हो रही है और ब्लैक में ऊंचे दाम पर बिक रहा है। उन्होंने सरकार से कीमतों पर नियंत्रण की मांग की है। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनता की पहुंच से रसोई गैस पूरी तरह से बाहर हो गई है। वक्त आ गया है लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाने का। मोदी जी ने अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे, देश के बुरे दिन आ गए हैं। जनता परेशान है, लोग 2,500 रुपए तक का सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मोदी जी ने जो अच्छी अच्छी बातें की थी देश के साथ, निश्चित तौर पर देशवासियों के साथ लगातार एक के बाद एक अत्याचार, महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, अब रसोई गैस का अत्याचार। और श्रीनगर गढ़वाल में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कमी से होटल और रेस्टोरेंट प्रभावित हो रहे हैं। कई जगह गैस न मिलने से खाना बनाना मुश्किल हो गया है। कुछ रेस्टोरेंट्स ने मेन्यू घटाया है और कुछ बंद होने के कगार पर हैं। व्यापारियों ने जल्द समाधान और गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। मेरे को लग रहा है जहाँ पे देखिए, जहाँ पे स्टैंड लेने की बात है, यहाँ पे हमारे व्यापारियों के साथ स्टैंड नहीं लिया जा रहा है। थोड़ा उन्हें परेशान अलग वो हो रहे हैं कि उन्हें खौफ इस चीज का बैठा हुआ है कि बेफालतू में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ पे उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। कोई अपनी व्यवस्था कैसे कर रहा है, रिश्तेदार से ला रहा है कुछ करके। देखिए अपने आप तो वो कर लेगा, मगर अपने पीछे 10 लोग हैं, उनका भी तो उसे देखना है, उनके लिए भी तो खाना करना है। तो व्यापारियों में एक परेशानी भी है, समझ कुछ आ नहीं रहा है। अगले दिन क्या होगा, 2-3 दुकानें बढ़ चुकी हैं, शहर की प्रतिष्ठित दुकानें बढ़ गई है, नाम नहीं लूंगा, 4 दिन से बढ़ा रखी हैं दुकानें। अब हम उनका पीड़ा समझ रहे हैं, हम खुद व्यापारी हैं, मगर स्थिति अभी ठीक नहीं है कुल मिलाकर। देखिए, हम लोग लकड़ी में और कोयले में और थोड़ा सा हमारे पास जो एक आधा सिलेंडर बचा हुआ था उसको हम बचा के चल रहे हैं, जिससे दाल बॉयल हम उसमें कर सकें, चावल उसमें बना सकें। बाकी लकड़ी में खाना बन रहा है। और नुकसान ये है कि हम लोगों को सुबह एक साथ खाना बनाना पड़ रहा है। जितनी भी ज्यादा दाल बनानी पड़ रही है, ज्यादा सब्जी बनानी पड़ रही है, और अगर शाम तक वो नहीं निकला तो उसको हमको बाहर फेंकने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पहले ये होता था कि जैसे कस्टमर की डिमांड होती थी तो बॉयल खाना हम लोगों का रहता था, तो बॉयल खाने को हम फ्राई पैन में उसी समय बना के कस्टमर को सर्व कर देते थे। लेकिन अब क्योंकि जो है लकड़ी में ऐसा संभव नहीं है कि फ्राई पैन का यूज हो सके, तो उसमें तो ज्यादा क्वांटिटी में खाना बनाना पड़ रहा है, बहुत सारा खाना। देहरादून नगर निगम ने शहर में पशु समस्याओं को देखते हुए पालतू श्वान पॉलिसी 2025 लागू कर दी है। डॉक्टर वरुण अग्रवाल ने बताया है कि अब पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य है और नियम तोड़ने पर चालान
किया जाएगा। बिना लेज और मजल के कुत्तों को घुमाने तथा गंदगी फैलाने पर भी जुर्माना लगेगा। साथ ही बंदरों और आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम का दावा है कि शिकायतों का 24 घंटे में निस्तारण कर लोगों को राहत दी जा रही है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल, नगर निगम देहरादून। नगर निगम देहरादून का पशु चिकित्सा अनुभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है प्रत्येक समस्याओं के जो पशुओं से रिलेटेड है उनका समाधान करने के लिए, चाहे वो बंदरों से रिलेटेड हो, चाहे वो आवारा श्वानों से रिलेटेड हो, चाहे वो पालतू पशुओं से रिलेटेड हो और चाहे वो डेयरी से संबंधित हो, मीट से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम देहरादून द्वारा जो पालतू श्वान पॉलिसी है 2025 उसको पूर्णतया गैजेट नोटिफिकेशन करा के लागू कर दी गई है, जो कि 14 मार्च से पूर्ण रूप से ऑन रिकॉर्ड लागू हो गई है। उसमें पूरे सख्ती के साथ दिशा निर्देश हैं, सख्ती के साथ चलानी कार्यवाही है। श्रीनगर पौड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से छेड़छाड़ का मामला बढ़ गया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और सहयोग करने की अपील की है। कोतवाली श्रीनगर के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें कुछ असामाजिक शरारती तत्वों के द्वारा अंबेडकर जी की मूर्ति को डिफेस करने का प्रयास किया गया। जैसे ही सूचना मिली तत्काल पुलिस बल को मौके के लिए रवाना किया गया और पुलिस ने इस मामले में तुरंत सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। हम लोगों ने 3 अलग अलग टीमें बनाई हैं और जल्द ही ऐसे असामाजिक तत्वों को हम लोग चिन्हीकरण करके उन्हें जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है उनके खिलाफ जल्द ही की जाएगी। चारधाम यात्रा की तैयारी के बीच हरिद्वार में ग्रीन कार्ड को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। बाहरी लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड वाहनों के लिए अब खास जांच प्रक्रिया लागू हो गई है। स्थानीय कारोबारियों ने बाहरी वाहनों से व्यापार प्रभावित होने की शिकायत की थी। अब ग्रीन कार्ड जारी करने से पहले सख्त वेरिफिकेशन कर पारदर्शिता और स्थानीय हितों की रक्षा की जाएगी। अभी जो केयर ऑफ में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है या ट्रांसफ़र की भी प्रक्रिया है उसको काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उसमें पुलिस वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट लगा दी गई है। इसमें आरटीओ देहरादून सर का इसमें आदेश भी आया हुआ है कि जो वाहन मालिक हैं, जो विक्रेता हैं, क्रेता हैं, वो अपना लोकल भी पुलिस वेरिफिकेशन देंगे और जहाँ वो बाहर से उनका जो एड्रेस है वहाँ का भी उनका पुलिस वेरिफिकेशन रहेगा। उसके बाद ही केयर ऑफ में गाड़ियाँ रजिस्टर या ट्रांसफ़र की जाएंगी। तो ये जो स्थिति जो प्रक्रिया है थोड़ी उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और जो पुराने वाहन भी जो इस तरह से रजिस्टर्ड हैं उनकी एक लिस्ट निकाली जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।